हेलो बच्चों। हमने अब तक ये पढ़ा कि हिमालयास कैसे फॉर्म हुए। उसके बाद हमने देखा कोल्ड और हॉट डेजर्ट को अलग अलग सेपरेट वे में पढ़ा। गैंगेटिक प्लेन्स को देखा। अब धीरे धीरे हम फिजियोग्राफिक रीजन्स को कवर करते हुए अब हम साउथ वार्ड्स हिस्से में आ गए हैं, जिसे हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू का मतलब है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो अपनी आसपास की सराउंडिंग से थोड़ा उठा हुआ होता है। कहने का मतलब, जब हम हिल्स की बात करते हैं, पहाड़ों की या पर्वतों की बात करते हैं, तो वो ऐसे पाए जाते हैं। जब हम प्लेटू की बात करते हैं तो वो अपने आसपास की सराउंडिंग से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए होते हैं। हम जब प्लेन्स की बात करते हैं तो वो पूरे समतल होते हैं। तो प्लेन्स से थोड़ा ऊंचे प्लेटू, प्लेटू से ऊपर हो गया आपका पर्वत या हिल्स। तो अगर आप प्लेटू की बात कर रहे हैं तो कुछ हद तक आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर ये आपका प्लेन एरिया है तो इससे जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका प्लेटू कहा जाएगा, ऐसे। या हो सकता है वो आपका ऐसे हो, आपका स्ट्रेट लाइन है और थोड़ा सा हिस्सा ऐसे करके ऐसे बना हुआ हो। या कई बार आप देखेंगे कि इसका एक हिस्सा जो है बड़ा ही स्टीप बना होता है। ये ऐसे है, ये ऐसे जाने के बाद ये एकदम स्टीप स्लोप होगा। तो इसके कई साइड या एक साइड थोड़ा स्लोप में हो सकता है ऐसे, और बाकी ये अपनी जो मेजर जो सराउंडिंग है उससे थोड़ा हाइट में ज्यादा होगा। इसे हम प्लेटू कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि इंडिया में क्या एक ही प्लेटू है? नहीं, इंडिया में कई जगह प्लेटूज पाए जाते हैं। और आप अक्सर देखेंगे कि जब आप यात्रा कर रहे हैं, इवन आप प्लेन भाग से भी दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ आसपास के इलाके में छोटे छोटे आपको प्लेटू दिख जाएंगे। यहाँ तक कि कई बार आपको हिली एरियाज भी दिख जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि थार डिजर्ट से थोड़ी ही दूर जाने पर आपको अरावली हिल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक उसी तरह अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इंडिया में कई प्लेटूज हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रायंगुलर पेनिनसुला एरिया, जो मिडिल एंड साउथ ऑफ द कंट्री में पाया जाता है। अब मिडिल एंड साउथ ऑफ द कंट्री का क्या मतलब है? तो हमने जो अब तक पढ़ा, हिमालयास हमारा सबसे नॉर्दर्न हिस्सा हुआ। हिमालयास का जो सदर्न हिस्सा था वहाँ प्लेन्स हो गया। जब प्लेन्स के भी जो प्लेन्स का सदर्न हिस्सा होगा वहाँ पर जब हम आएंगे तो वो हमारा मिडिल एंड साउथ ऑफ द कंट्री कहा जाएगा, क्योंकि प्लेन्स के भी जो नीचे का मिडिल का हिस्सा वहाँ से साउथ के एरिया तक जो एक्सपैंड करता है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। ये एक काफी पुराना लैंड का फॉर्मेशन है। और इस पेनिनसुला की बात की जाए तो ये चारों तरफ से, सॉरी, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ इसके अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ इंडियन ओशन है, ठीक है। अगर हम बात करें मैप के कंटेक्स्ट में तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसे ढंग से मैप आएगा जब हम पेनिनसुला की बात करेंगे। ये हमारा साउथ का हिस्सा है, सदर्न मोस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये है हमारा इंडियन ओशन पाया जाता है, और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल पाया जाता है, और यहाँ पर हमारा अरेबियन सी है। तो ये जो पेनिनसुला है ये तीनों तरफ से पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और जो प्लेटू है वो दो तरफ से बॉर्डर्ड है, जिसे हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हैं। अब बात यह आती है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हम किसे कह रहे हैं? जो इंडिया का साउथ का हिस्सा है,
मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, ऐसे करके जो ये हिस्सा बनता है, तो इस हिस्से में जो इसका ऐसे एक पाथ बनता है, बीच का हिस्सा प्लेटू में आएगा। और जब आप इधर देखेंगे प्लेटू के अलावा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका आएगा किसमें, ये आपका आएगा ईस्टर्न घाट में, ये आपका आएगा वेस्टर्न घाट में। तो ये दोनों अलग अलग हिस्सा है। ये आपका हुआ वेस्टर्न घाट और ये आपका हुआ ईस्टर्न घाट। दोनों घाट डिफरेंट हैं, ये पता होना चाहिए। अब इसमें जो प्लेटू है, ये बीच का हिस्सा ये प्लेटू का हिस्सा है, तो प्लेटू के हिस्से को जो बॉर्डर कर रहे हैं वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, ठीक है। अब ऐसे में जो वेस्टर्न घाट है वो टॉलर है और वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ, मतलब एज पर कंपैरिजन तो इसके मुकाबले ये हिस्सा थोड़ा ऊंचा बना है, ठीक है। वेस्टर्न घाट वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा हाइटेड है, थोड़ा ऊंचा बना है, और ये एक बॉर्डर का काम करता है वेस्टर्न हिस्से में। और इस इलाके में काफी सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी पाए जाते हैं, जो कि मॉनसून के सीजन में अपने चरम उफान पर होते हैं। इसके लिए कोशिश करूंगा मैं एक सेपरेट वीडियो डालने का कि कौन कौन से वाटरफॉल हैं जो इस जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने अपनी, मतलब इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है केवल वेस्टर्न घाट को, ध्यान रखिएगा ईस्टर्न की बात नहीं हो रही, केवल वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, जिसकी सुरक्षा की जरूरत है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर कई रिवर्स भी हैं, जो वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन सी वेस्टर्न रिवर्स हैं और कौन सी ईस्टर्न रिवर्स हैं। नर्मदा और तापी जैसी रिवर्स इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। और जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम सहायद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट का जो नॉर्दर्न एरिया है, वेस्टर्न घाट का जो नॉर्दर्न एरिया है, इसको हम सहायद्री के नाम से भी जानते हैं। जब हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वो थोड़ा टूटे हुए हैं या बिखरे हुए हैं या कटे हुए हैं या दंतुरित हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने देखा था वेस्टर्न घाट। अब हम बात कर रहे हैं ये वाले हिस्से की, जो कि क्या है, ईस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं तो ये वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में इसकी हाइट थोड़ा कम है। वेस्टर्न घाट की हाइट थोड़ा ज़्यादा थी, ईस्टर्न घाट की हाइट थोड़ा कम है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट की हाइट कम होने के साथ ही ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये डेक्कन प्लेटू में आता है, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है इसे हम डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं। तो जो ईस्ट वाला जो आपका ईस्ट घाट है वो डेक्कन प्लेटू में भी आता है। जो यहाँ के जो माउंटेन रेंजेस हैं वो इसमें भी आएंगे, मतलब जो इधर वाला डेक्कन प्लेटू का हिस्सा बीच में है और ये ईस्टर्न घाट है, तो रेंजेस आपस में कहीं ना कहीं मिक्स होंगे। और जो रिवर्स हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, वो वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में बहती हैं। कौन सी रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, करेक्ट। वो मैंने कहा था वेस्टर्न जब है तो वेस्टर्न रिवर्स अलग हैं और ईस्टर्न रिवर्स अलग हैं। कुछ रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं, कुछ रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ऐसी है जो ईस्टर्न साइड में बहती है। साथ ही ये कई लोगों के लिए जीवन यापन का स्रोत है, और नदी है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड यही अवेलेबल कराएगी, साथ ही मिनरल्स और रिसोर्सेज भी मिलते हैं। अब वही कह रहा है कि फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देखिए, जो आपके बुक के अंत में दिया है,
और ये डायरेक्शन को नोटिस करिए कि जो रिवर है उसका फ्लो किस डायरेक्शन में है। इसको हम कंप्लीट करेंगे एक अलग वीडियो में, एक अलग क्लास में, कि वेस्टर्न कौन सा डायरेक्शन है और ईस्टर्न कौन सा डायरेक्शन है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का एक डेंस फॉरेस्ट है। देख सकते हैं इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर इजीली ट्राइबल कम्युनिटीज़ ही सरवाइव कर सकती हैं। नॉर्मल पर्सन यहाँ रहने के लिए हिम्मत नहीं करेगा या उसकी कैपेबिलिटी नहीं होगी ऐसे इन्वायरमेंट में खुद को एडॉप्ट करने के लिए। इसके अलावा जो प्लेटू है वो कई तरह से रिच है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ फर्टाइल लैंड। जब भी किसी भी इन्वायरमेंटल वे में कहा जाता है, रिचनेस की बात की जाती है, तो वो मॉनेटरी टर्म्स नहीं होता, बल्कि वो इन्वायरमेंटल या नेचुरल टर्म्स में बात की जा रही होती है। और यहाँ पर कहा गया है कि प्लेटू रिच है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड के लिए, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था या इंडिया की इकोनॉमी में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये जो प्लेटू है वो केवल अपने आसपास की स्थिति को ही नहीं संभालता, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी संभालने का काम ये करता है। साथ ही ये हल्का सा टिल्टेड है ईस्ट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से बहुत सी नदियां, भाई ये प्लेटू है, एक तरफ वेस्ट है एक तरफ ईस्ट है, प्लेटू हल्का सा झुका हुआ है, तो जब झुका होगा, जिस तरफ को डायरेक्शन होगा, जिस तरफ को नीचे की तरफ जाएगा, तो सारी नदी उसी डायरेक्शन की तरफ अपने आप बहने लगेंगी। जो वेस्टर्न साइड है उनका अगर टिल्टनेस उधर है तो वो वेस्ट में जाएंगी, और ईस्टर्न साइड को प्लेटू झुका है तो अधिकांश नदियां इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। तो इसीलिए यहाँ की जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। साथ ही जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें गोदावरी, कृष्णा, महानदी यहीं से ओरिजिनेट होती है और पानी फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए जनरेट करती हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से सीधा सा मतलब है कि आसपास के क्षेत्र के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीजनल लेवल पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। और इसके अलावा जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जिनमें नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां हैं, जो कि अब मैंने पहले भी कहा था नर्मदा और ताप्ती वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो कि अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं। फिर से यहाँ समझ लीजिए, प्लेटू है उसमें कुछ वेस्टर्न रिवर्स हैं, कुछ ईस्टर्न रिवर्स हैं। नर्मदा ताप्ती जैसी नदियाँ आपकी वेस्टर्न रिवर्स हैं, बाकी आपकी ईस्टर्न रिवर्स में गोदावरी, कृष्णा, महानदी जैसी रिवर्स हैं। क्योंकि प्लेटू ईस्ट की तरफ को टिल्ट है, तो जो ज़्यादा रिवर्स की जो संख्या है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के तौर पर है। इसके अलावा यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हैं, जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, जहाँ भी, क्योंकि सरकार ने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्शन दे रखा है कि उनको उनके बेसिक निवास स्थान से नहीं हटाया जाएगा, और उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो सराउंडिंग है, उनका जो एनवायरनमेंट है, उसको वैसे ही प्रिजर्व रहने दिया जाएगा। और इस क्षेत्र में संथाल, गोंड, बैगा, भील और कोरकू जैसी जातियां रहती हैं। ये जो ट्राइब्स हैं, संथाल, गोंड, बैगा, भील, ये जितने भी ट्राइब्स हैं ये सब इसी एरिया में रहते हैं, और साथ ही ये अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं और अपनी ही आसपास के जो ट्रेडिशंस हैं और जो अपनी वे ऑफ लाइफ है, जिससे वो नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, उसी के आधार पर वो अपनी लाइफस्टाइल को तय करते हैं। इस एरिया को इसीलिए सरकार ने प्रिजर्व किया है कि यहाँ पर किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, और बाहर की जो सोसाइटी का जो अपनी सिविलाइजेशन है, जो अपना अर्बन कल्चर है, वो अननेसेसरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर इम्पोज नहीं किया जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो वे ऑफ लिविंग है वो नेचर से कनेक्टेड है, वहीं से खाना लेना, वहीं से पानी लेना, यहाँ तक कि अपनी मेडिसिन्स भी प्रकृति या आसपास के पेड़ पौधों से लेना।
और अपने आप को हील करने के लिए भी वो अपने जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल वेज है उन पर डिपेंड करते हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो मेनली फैली हुई हैं कुछ स्टेट्स में। वो स्टेट्स हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात। तो ट्राइबल कम्युनिटीज का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूरे ही एरिया को कैप्चर कर रखा है, बल्कि उन्होंने एक प्लेस, एक स्पेसिफिक प्लेस जहां डेंस फॉरेस्ट है वहां पर वो रहते हैं और उनको बाहरी हस्तक्षेप से या बाहरी किसी भी तरह की दखल अंदाजी से मुक्त रखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है ट्राइबल कम्युनिटीज की। साथ ही प्लेटूज में बहुत से ऐसे आपको फॉल देखने को मिलेंगे, वाटरफॉल, जो कि रॉकी सरफेसेस के ऊपर बह रहा है। कहने का मतलब पहाड़ या पर्वत जैसी चट्टान मतलब संरचना है या वैसा स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर से पानी बहते हुए आपको इस प्लेटू के एरिया में मिल जाएगा, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करने में काम आता है। ये है पेरिया कनाल जो कि मुन्नार केरला के पास है। ये जो वाटरफॉल है ये देख सकते हैं, ये जो आसपास का जो एरिया है वो काफी रॉकी है, चट्टानी इलाका है और यहाँ से होकर के पानी नीचे को जाता है जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और रीजनल लेवल को पावर सप्लाई फुलफिल किया जाता है। ये एक लॉयन टेल्ड मकाओ है जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। यहाँ पर किंग कोबरा है, ये भी वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि अपने ही एक ऐसा प्लांट है जो अपने आसपास संपर्क में आने वाले इंसेक्ट्स को खा जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन जैसे मूवीज में दिखाते हैं ठीक वो सारी चीजें नेचर में पाई जाती हैं। नेचर से ही इंस्पायर होके मूवीज, वेब सीरीज वगैरह बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटे से इंसेक्ट को पेड़ अपने आसपास अपने वेस्ट से कैप्चर करता है और उसको खा करके अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। ये कोल माइंस हैं। कोल माइंस फॉसिल फ्यूल्स का एक बड़ा आपका सोर्स है। कोल माइंस जहां पर आपको फॉसिल फ्यूल्स का एक सोर्स मिलता है और यहाँ से ज़्यादा कोल निकाला जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी तरह की पावर सोर्स का प्रोडक्शन किया जा सके। और इसके अलावा ये फॉसिल फ्यूल है तो इसके यूज़ करने से ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। इसीलिए लगातार सरकारें प्रयास करती हैं कि एनर्जी की क्लीन सोर्स को ढूंढा जा सके। ये मुंबई है जो कि वेस्ट कोस्ट को दिखा रहा है, जो कि इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर है। अब इसके आगे हम देखेंगे इंडिया की कोस्ट लाइन दिया हुआ है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन से मतलब क्या है, वो इलाका जो कि भारत को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो नीचे का हिस्सा है, ये इंडिया की कोस्ट लाइन कहा जाता है, जहाँ पे एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। ऐसे में ये जो पूरी कोस्ट लाइन है वहाँ पर सुंदर बीचेस हैं, रॉकी क्लिफ्स हैं और लश ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कुछ बीच ऐसे हैं जहाँ पर गोल्डन सैंड पाया जाता है, साथ ही कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ब्लैक रॉक्स पाया जाता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि समुद्री इलाका है, तो समुद्री इलाका होने की वजह से वहाँ आसपास ऐसी बहुत से पर्यटन स्थलों का निर्माण हो जाता है। मतलब नेचुरल एस्पेक्ट में इस तरह से वो स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाता है कि वहाँ पर अपने आप टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आने लगते हैं। तो कुछ ऐसे बीच है जहाँ पर गोल्डन सैंड पाई जाती है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लैक रॉक्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आइसलैंड
के साथ यहाँ पर कोरल रीफ पाया जाता है, जिसकी वजह से जो एक बड़े जंगल के एरिया को कवर करते हैं। साथ ही इंडियन कोस्ट का मतलब है कि यहाँ पर बहुत से सरप्राइजेस हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो घूमने लायक हैं, और कहने इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म काफ़ी खूबसूरत जगहें यहाँ पर अपने आप बनती हैं। और जो इंडिया का ये पूरा कोस्ट लाइन है ये 7500 किलोमीटर में है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि टोटल इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर में है। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट की बात की जा रही है। अब तक जो हम देख रहे थे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को पढ़ रहे थे, इसका मतलब वेस्ट कोस्ट से प्लेटू के बीच का भाग, ईस्ट कोस्ट से प्लेटू के बीच का भाग, हम अब तक इतना पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम समुद्र और उसके तट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की बात किया जा रहा है वो गुजरात से लेकर के केरला तक पाया जाता है। जो ये वाला हिस्सा है, जैसा कि हमने पहले भी मैप में बनाया था, यहाँ वाला हिस्सा गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात से लेके केरला तक का हिस्सा यहाँ पर कहा जा रहा है। केरला आपका ये नीचे है। मैप ऐसा होगा तो हम फिजिकल और पॉलिटिकल मैप कर लेंगे। ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे का केरला वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा आपका गुजरात का हिस्सा है, इसके ऊपर राजस्थान है। ठीक है, ये कहा गया है कि गुजरात से केरला तक में आपको वेस्ट कोस्ट पाया जाता है। अब इसमें आपका जब नीचे आएंगे तो यहाँ महाराष्ट्र होगा, फिर गोवा होगा, फिर कर्नाटका होगा। जितनी भी यहाँ पर रिवर हैं वो वेस्टर्न घाट से जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो इस डायरेक्शन में बहती हैं और एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी वेस्टर्न की तरफ से, वेस्टर्न घाट की तरफ से जो भी रिवर्स निकलती हैं वो सब की सब जब वापस समुद्र से मिलने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती हैं। साथ ही यहाँ की जो कोस्ट लाइन है वो एलुवियल डिपॉजिट से बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोव्स, क्रीक्स और एस्चुरीज पाई जाती हैं। और नर्मदा और ताप्ती की जो एस्चुरी है वो सबसे बड़ी है। अभी हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न साइड में नर्मदा और ताप्ती जैसी रिवर जाती हैं, और नर्मदा और ताप्ती के रिवर का ही जो एस्चुरी है, मतलब समुद्र में मिलने से पहले, एस्चुरी और डेल्टा अलग अलग है। जो वेस्टर्न साइड रिवर जाती है वो एस्चुरी बनाती है, जो ईस्टर्न साइड में जाएगी वो डेल्टा बनाएगी। तो वेस्टर्न साइड में जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है वो सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये था वेस्ट कोस्ट। ये एरियल व्यू है वेस्ट कोस्ट का, आप देख सकते हैं ये हिस्सा पूरा वेस्टर्न घाट का होगा, और इधर से फिर जो हिस्सा समुद्र का है, और ये बीच वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में केवल इतना डिफरेंस ही है। साथ ही ये एक्टिविटी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के सोर्स रहते हैं, यहाँ पर रिच अमाउंट में मिनरल्स मिलते हैं, ये टूरिज्म का सोर्स रहते हैं, तो यहाँ पे और भी बेनिफिट रहते हैं। इसे कहते हैं ईस्ट कोस्ट। ये सैटेलाइट व्यू है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये सैटेलाइट व्यू दे रहा है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का। यहाँ आप देख सकते हैं कि नदियां यहाँ से आ रही हैं, ऊपर का हिस्सा जो हिमालय का है, और ये नदी की तरफ जा रही हैं, सॉरी ये नदियां होते हुए समुद्र में जा रही हैं। तो जो ये समुद्र में जा रही हैं ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल रही हैं। तो जो ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट हमेशा मतलब ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ठीक है भाई, ईस्टर्न कोस्ट यहाँ खत्म हो जाएगा और यहाँ बे ऑफ बंगाल है, तो इसके बीच का जो हिस्सा है उसे हम ईस्ट कोस्ट कहते हैं। और यहाँ पर गंगा डेल्टा देखने को मिलता है। ये गंगा डेल्टा से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ईस्ट कोस्ट की अगर आप बात कर रहे हैं
तो गंगा के डेल्टा से लेकर के, मतलब कहाँ वाला हिस्सा, बे ऑफ बंगाल का जो ये कोलकाता वाला जो हिस्सा है, कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक ईस्ट कोस्ट पाया जाता है। वेस्ट कोस्ट कहाँ से कहाँ था, वो था गुजरात से लेकर के नीचे केरला तक। और ये ईस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं तो ईस्ट कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका पाया जाता है इधर वेस्ट बंगाल के पास से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक गया है। यहाँ पे वाइड प्लेन्स पाया जाता है और जो मेजर रिवर जो डेल्टा बनाती हैं उनमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और इसके अलावा जो वाटर बॉडीज हैं, मतलब ये नदियां हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती हैं, इसके अलावा कुछ वाटर बॉडीज हैं जैसे लेक या कोई भी अलग हो, मतलब जो मेन रिवर से कटकर एक अलग वाटर बॉडी बन जाती है, उसमें है एक चिल्का लेक और पुलिकट लेक। इसे हम लेगून कहते हैं। लेगून का मतलब है एक ऐसा वाटर, मतलब एक ऐसा बॉडी ऑफ वाटर जो कि सेपरेट हो जाता है लार्जर पार्ट ऑफ बॉडी से बाय नेचुरल बैरियर। मतलब अगर नदी बह रही है, नदी के बीच में किसी तरह का प्राकृतिक अवरोध आ जाता है, किसी तरह का नेचुरल बैरियर क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से जो वाटर बॉडी अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, उसको हम लेगून कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा डेल्टा एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि नदी के मुहाने पर बनता है। इसके अलावा ये अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स को लिए रहता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हिमालय से निकलते हुए या किसी भी ओरिजिनेशन प्लेस से कोई रिवर चल रही है तो अपने साथ जाते जाते वो अपने कुछ डिपॉजिट्स कलेक्ट कर लेगी और अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर समुद्र के हिस्से में जाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे सेडिमेंट्स धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं और एक तरह का ट्रैंगुलर या फैन शेप्ड एरिया बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये जितनी भी रिवर्स हैं ये फर्टाइल डेल्टा बनाने का काम करती हैं, जिनकी वजह से फार्मिंग आसान हो जाता है। कौन कौन सी रिवर हैं जो ट्रायंगुलर या फैन शेप्ड एरिया बनाते हैं सेडिमेंट्स में? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये रिवर्स जो है अपने आसपास फर्टाइल डेल्टा, भाई जहां से नदी जाती है, जब नदी सबसे आखिरी हिस्से पर पहुंचती है तो काफी फैल के बहने लगती है। भाई जितना भी ऊपर के हिस्से में है नदी सकरे में बहती है और गहरी होती है। जब वो आखिरी हिस्से में समुद्र में मिलने से पहले वो पूरी तरह से उथली होकर के फैल जाती है। जब वो पूरी तरह फैल जाती है तो उस स्थिति में ये खेती के लिए एक उपजाऊ जमीन देने लगती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडियन आइलैंड की बात हो रही है। अब आइलैंड क्या है? ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ठीक है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड का मतलब ये है, ऐसे समझिए, ग्रुप ऑफ आइसलैंड का सीधा सा मतलब ये है कि जब मैप बनता है, मैप के नीचे का हिस्से में जब पूरा समुद्री इलाका है, उस जो ओशन के एरिया में जो छोटे छोटे आपको द्वीप दिखते हैं, द्वीप का मतलब वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, और वो मतलब वो सराउंडिंग जो समुद्र से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा उथले भाग में है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो जो इंडियन आइलैंड हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि स्कैटर्ड हैं इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, जो कि इंडिया की टेरिटरी के साथ लगे हुए हैं। भारत के जो दो मेजर आइलैंड हैं उनमें आता है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ये जो आइलैंड्स हैं इनकी अपनी यूनिक वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस, मतलब बेसिकली ये बात कहा जाए
कि एक तरफ हमारे अरेबियन सी के पास लक्षद्वीप है, दूसरी तरफ जो हमारा बे ऑफ बंगाल है ईस्टर्न साइड में, वहां पर आपका लक्षद्वीप है। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। अगर हम ऐसी सिचुएशन, अगर हम इसे मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो इस हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हिस्सा पूरा का पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका इंडियन ओशन है और ये आपका अरेबियन सी है। इन तीनों जो पूरा समुद्र का इलाका है, इसमें कुछ कुछ ऐसी उथली भूमि है जो समुद्र से ऊपर उठी हुई है, उसी को हम आइलैंड कहते हैं। इन आइलैंड में दो इंडिया के मेजर आइलैंड हैं, जो कि अरेबियन सी में इधर आपका लक्षद्वीप पड़ेगा और इधर आपका बे ऑफ बंगाल में एक तरफ लक्षद्वीप पड़ेगा और दूसरी तरफ आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कंटेक्स्ट है, एक तरफ लक्षद्वीप है, एक तरफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स है। ठीक है, इनके होने की वजह से इस एरिया में आपको एक अलग तरह की यूनिक वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में वही वाइल्ड लाइफ के तौर पे होगा जो उस एरिया से एडॉप्ट करने में सक्षम होगा। तो एक तरफ लक्षद्वीप है, एक तरफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, और फिर यहाँ पर ब्यूटीफुल बीचेस हैं, क्योंकि ये समुद्र के किनारे का इलाका है, यहाँ पे टूरिज्म आसान है। ये इंडिया से थोड़ा कटा हुआ हिस्सा है, लेकिन इंडिया का ही भाग है। यहाँ पर कोरल रीफ है और वॉल्केनोस पाए जाते हैं, और यहाँ पर बहुत से ट्राइबल एरियाज के लोग हैं जिन्होंने लंबे समय से अपना घर बना रखा है। अब हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की और साथ में अंडमान और निकोबार आइसलैंड की। तो अब तक हम लोग कोस्टल प्लेन को समझने की कोशिश कर रहे थे। जो लक्षद्वीप है इसको हम आर्चीपेलागो कहते हैं। आर्चीपेलागो क्या है? एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। जब आप लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न साइड में जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं जिनको हम आर्चीपेलागो कहते हैं, वो लक्षद्वीप का एरिया है। साथ ही ये केरला के मालाबार कोस्ट से बहुत ही करीब है। ये 36 आइसलैंड से मिलकर के बना है। इसे ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा। ये 36 छोटे छोटे आइसलैंड्स को लेकर के मिलकर के बना है आपस में, और ये कोरल का बना है। कोरल क्या होता है? छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं। जब वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मर के खत्म होते हैं तो उनकी हड्डी या अवशेष नीचे वाले हिस्से में रह जाते हैं, और जब बार बार ऐसा प्रक्रिया होती रहती है तो वो धीरे धीरे ऊंचे होकर के एक द्वीप का रूप लेने लगते हैं। उसी को कहा गया है कोरल। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सारे आइलैंड्स में पॉपुलेशन पाया ही जाए। यहाँ पर इंडिया मरीन एरिया को कंट्रोल करता है, और साथ ही यहाँ पे फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के लगातार विभिन्न तरह की योजनाएं चलती रहती हैं। मतलब भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कोशिश करती रहती है कि यहाँ के संसाधनों का बेहतर से बेहतर प्रयोग किया जा सके। साथ ही जो 36 आइसलैंड्स हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ हर एक आइलैंड में पॉपुलेशन पाई जाती है। इसमें से कुछ में पॉपुलेशन रहती है, कुछ में नहीं रहती है। ठीक है, अब है इसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ये जो आर्चीपेलागो है, यहाँ पर 500 से ज़्यादा छोटे और बड़े वॉल्केनिक आइलैंड हैं। ध्यान दीजिएगा, वो 36 रहने योग्य आइलैंड थे। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में 500 से ज़्यादा छोटे और बड़े वॉल्केनिक आइसलैंड्स हैं, जो कि दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक है अंडमान और दूसरा है निकोबार। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड आइलैंड्स हैं, अंडमान और निकोबार। ये जो दिया है ये कोरल रीफ, जो लक्षद्वीप आइलैंड पे मैंने जैसे बताया था कि धीरे धीरे पॉलिप के ऊपर ये बनते चले जाते हैं।
उसके बाद ये है कोरल रीफ इन अंडमान आइसलैंड्स, और ये एक डॉक है, एक पोर्ट है इंडियन नेवी का अंडमान आइसलैंड्स के, जो कि बगल में है। ये एक एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइसलैंड का है, जो एकमात्र भारत में है। इसका एक एरियल व्यू दिया गया है। ये एक्टिव वॉल्केनो है। वॉल्केनो की भी कैटेगरी होती है, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ नॉन एक्टिव होते हैं। एक्टिव का मतलब है कि ये किसी भी समय फट सकते हैं, ठीक है। और ये इंडिया के लिए आउटपोस्ट का काम करते हैं कि यहाँ से इंडिया पूरे समंदर पे या पूरे समुद्र पर अपनी बादशाहत कायम रख सकता है और समुद्र की पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से निगरानी कर सकता है, ठीक है। ये इंडिया के आउटपोस्ट का काम करते हैं। साथ ही ये डिफरेंट तरह के फ्लोरा और फौना का भी घर है, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी है जो यूनिक तरह की है, साथ में अलग तरह की वनस्पतियां भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। अंडमान आइसलैंड्स जो है उनका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। अंडमान आइसलैंड में बहुत से ऐसे जेल बनाए गए थे। जेल बनाने का खास मकसद था अंग्रेजों का कि सामान्य तौर पर जेल से कोई व्यक्ति भाग सकता है, फरार हो सकता है, तो उसकी वजह से समस्या हो सकती है, या फिर अगर आपने किसी बड़े या प्रसिद्ध व्यक्ति को जेल में रखा है तो चारों तरफ से जनता जेल का घेराव कर सकती है, जेल को तोड़ के अंदर आ सकती है। ऐसे में अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि हम जेल ऐसी जगह बनाते हैं जो समंदर से चारों तरफ से घिरा हो, ना तो कोई व्यक्ति वहां से भाग सकता है और ना कोई वहां उन्हें बचाने आ सकता है। ऐसे में वो अपनी दर्दनाक प्रताड़ना उनको दे पाने में सक्षम थे, क्योंकि वो मेन लैंड से दूर थे। तो ये जो अंडमान आइसलैंड है, जहाँ पर बहुत से फ्रीडम फाइटर्स को जेल में रखा जाता था, बहुत ही क्रिटिकल और सीवियर कंडीशंस में, जिनको हम सेल्यूलर जेल कहते थे। और आज भी हमने इसको सुरक्षित रखा है ताकि हम भविष्य की पीढ़ियों को ये बता सकें, ये दिखा सकें कि आज़ादी हमने हासिल करने के क्रम में हमारे देश के सूरवीरों ने किस तरह का बलिदान दिया था। और इसके बारे में हम बड़ी क्लासों में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। बैरन आइसलैंड एकमात्र ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, जो किसी भी समय फट सकता है और वो स्मोक और लावा स्काई में भेजने का काम करेगा। इन सब के अलावा अब हम बात करेंगे डेल्टा की। ये डेल्टा है वेस्ट बंगाल का सुंदरवन। जब आप देखेंगे डेल्टा का मतलब ये है, हम इसे मैप के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट नहीं कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट से नीचे की तरफ, वेस्ट बंगाल से नीचे की तरफ सुंदरवन डेल्टा जहां पाया जाता है, वहां के हिस्से के बारे में हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक सेपरेट क्लास में मैपिंग और बचे हुए सेशन को ख़त्म करें। इसके बाद एक क्लास और लेना पड़ेगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।